अभी हम देखने जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर्स को, ठीक है। आज हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध, इसके पीछे के कारण क्या क्या रहे, इसको टोटल वॉर क्यों कहा जाता है, फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल रहे, इवेंट्स क्या क्या हैं और आउटकम और इम्पैक्ट देखेंगे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं यूरोप का मैप। जो आज का यूरोप का मैप है भाई, उससे बहुत अलग था वर्ल्ड वॉर वन होने से पहले का यूरोप का मैप, ठीक है। जर्मन एम्पायर देख लेते हैं। आज का जो हम लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड ये सब देखते हैं, ये सब जर्मन और रशिया इन सब में बटे हुए थे, ठीक है। फ्रांस हो गया, इटली हो गया और ग्रीस हो गया। ऑटोमन एम्पायर्स, आज के तुर्की में ऑटोमन से एम्पायर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ की, ठीक है। कॉजेज़ में दो तरीके के देखेंगे, एक इमीडिएट कॉज होंगे, एक लॉन्ग टर्म कॉज होंगे। पहले देखते हैं लॉन्ग टर्म कॉजेज़। पहला है फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना। फ्रेंच रिवोल्यूशन जब हुआ था तो उसने नेशनलिज्म को जन्म दिया था। ये नेशनलिज्म और भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है वियना कांग्रेस के बाद, जो कि 1815 में होती है। 1815 में वियना कांग्रेस होने के पीछे का कारण ये था कि जब नेपोलियन ने वॉर्स लड़ी थी 1803 से लेकर 1815 तक, तो उसने एक्सपेंशन बहुत किया था। तो कोई एक स्टेट बहुत ज़्यादा एक्सपेंड ना करे यूरोप में, या फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, उसके लिए वियना कांग्रेस कराई गई थी। और जो मैप था, या हम कह सकते हैं जो बाउंड्रीज थी यूरोप की, उसको रीड्रॉ करने के लिए हमारी वियना कॉन्फ्रेंस 1815 की होती है। जब नेशनलिज्म होता है तो उसके दो पहलू देखे गए हैं, एक अच्छा भी होगा, एक बुरा भी होगा। अच्छा इस सेंस में होगा कि भाई राष्ट्रवाद होगा तो लोग आके एक एक यूनिटी फॉर्म होगी, ठीक है। बट वहीं पे म्यूचुअल क्लैसेस भी होंगे। क्लैसेस क्यों होंगे? क्योंकि हम अपने कल्चर को, ठीक है, अपने हिस्ट्री को ज़्यादा ग्लोरीफाई करेंगे और दूसरे के हिस्ट्री और कल्चर को नहीं समझेंगे। उसकी वजह से डिफरेंसेस होंगे और फिर लड़ाइयाँ भी शुरू हो सकती हैं। इसी फीलिंग की वजह से यूनिफिकेशन हुआ था इटली का और जर्मनी का, ठीक है। इटली का यूनिफिकेशन 1861 में और उसके 10 साल बाद जर्मन का यूनिफिकेशन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। अब जर्मन यूनिफिकेशन होने से पहले फ्रैंको प्रशियन वॉर होती है, ठीक है, जिसमें जर्मनी जो होता है वो आल्सेस और लोरेन जो फ्रांस का होता है उसको अपने हाथ में ले लेता है या कैप्चर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद 1871 के बाद जो फ्रांस की नेशनल डिमांड जो होती है वो ये होती है कि भाई मेरे को अपना आल्सेस एंड लोरेन चाहिए, ठीक है। साथों साथ हम इटली में देख सकते हैं इरिडेंटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। इरिडेंटिस्ट मूवमेंट क्या है कि अगर हम किसी एक टेरिटरी को, हम ये कहते हैं कि वो टेरिटरी जो है वो हमारी है। किस सेंस में? कि वहाँ का जो हिस्ट्री है वो हमारे हिस्ट्री से मैच करता है, वहाँ का जो कल्चर है वो हमारे कल्चर से मैच करता है, वहाँ का जो रिलीजन है, इन सब को जब हम अपने आप से सब कुछ कल्चर, हिस्ट्री, रिलीजन सबसे जोड़ने लगते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि वो इरिडेंटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। और ये इटली जो थी वो टेरेंशियो टेरेस्ते, ये जो टेरिटरी थी ये ऑस्ट्रिया के अंदर में थी। तो इसके लिए ये चाहते थे कि ये हमको जो टेरिटरी है टेरेंतो टेरेस्ते ये हमको मिल जाए। फिर पोलैंड की बात करें, जो आज का जो पोलैंड है वो उस टाइम रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया इन सब में डिवाइड था, ठीक है। और ये भी चाह रहा था कि जो पोल्स थे ये भी चाह रहे थे कि हमको अपना एक खुद का नेशन चाहिए। वहीं बात करें सर्बिया की, तो सर्बिया अपना एक ग्रेट सर्बिया बनाना चाहता था, जिसमें उसके जैसे, इसीलिए तो फिर बाद में ग्रेट बाल्कन स्टेट का फॉर्मेशन होता है या फिर बाल्कन लीग्स बनती है, ठीक है। अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक ट्रीटीज़ की, तो एक हिस्टोरियन है प्रोफेसर फे, है ना, अमेरिकन हिस्टोरियन, वो कहते हैं कि जब फ्रैंको प्रशियन वॉर हुई थी तो उसके बाद सिस्टम एक स्टार्ट हो गई थी, सिस्टम ऑफ सीक्रेट अलायंसेज। अब सीक्रेट अलायंसेज होने लगी थी, इसकी वजह से क्या कहते हैं वर्ल्ड वॉर की तरफ हम लोग जा रहे थे, ठीक है। बट सिस्टम ऑफ सीक्रेट अलायंसेज, और वहीं दूसरी तरफ कुछ अच्छा भी इसके पॉइंट से सपोज करो कि भाई ये एक मैं हूँ, मतलब एक मैं हूँ, एक मेरा दोस्त है और एक कोई और बंदा है वो भी मेरा दोस्त ही है, बट दो लोगों के बीच, है ना, अच्छे रिलेशन है। तो अगर कभी लड़ाई हुई तो सोचते हैं कि भाई एक काम करते हैं यार, हम दोनों चलते हैं, उसको रहने दो यार, उसको क्यों ले चलना। तो इससे क्या होगा, जब दो लोग कभी वॉर हुई तो हम दो लोग गए लड़ने, अब भाई वहाँ हम लोग मान लो पिट भी गए, ठीक है, बट हमने अपने तीसरे बंदे को तो बचा लिया ना भाई। तो ये कह सकते हैं कि इसके तहत एक पीस भी हमारा देखने को मिला था। ये दोनों हैं इसके पहलू, ठीक है। बात करें वहीं, और ये क्या कहते हैं जर्मनी का, जैसे इसमें एक एग्जांपल है, जर्मनी का कोई इंटरेस्ट नहीं था बाल्कन्स में, लेकिन उसके दोस्त का तो था ना भाई, ऑस्ट्रिया का। तो ऑस्ट्रिया के लिए फिर जर्मनी को भी इंटरेस्ट दिखाना पड़ा बाल्कन्स में। वहीं सेम फ्रांस का फ्रांस को भी सपोर्ट करना पड़ा, क्यों? क्योंकि उसका दोस्त का रशिया का लेना देना था भाई बाल्कन्स में। तो ये सब देखते हैं। अब बात करें मिलिट्रिज्म और आर्मामेंट रेस की तो 1850 के आसपास या उसके बाद में जो वॉयलेंट नेशनलिज्म था वो बढ़ने लगा, और इकोनॉमिक कंपटीशन और इंटरनेशनल टेंशन ये सब बढ़ने लगे। इसके दो कॉन्सेप्ट हैं।
अगर सपोज करो वॉलेंट नेशनलिज्म क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि स्टैंडिंग आर्मीज हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अपनी नेवी को बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ पावरफुल क्लास ऑफ मिलिट्री एंड नेवल ऑफिसर्स, ये दोनों मिलिट्री हो गई चाहे नेवीज हो गई, इनको हम बढ़ा रहे हैं, बट हम किसी लड़ाई के पर्पज से नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर वो कह रहा है मेरे पास भाई 100 सैनिक है, तो कह रहा है तेरे पास 100 सैनिक है, मेरे पास 200 सैनिक है ले, वो कह रहा है मेरे पास 4000 सैनिक, वो कह रहा है तेरे पास 4000 ले, मेरे पास 10,000 है। तो ये हम लड़ाई के लिए नहीं है, बट हम स्टैंडिंग आर्मी अपना बड़ा कर रहे हैं कि ताकि हमारा डिफेंस अच्छा हो सके। तो ये हमको एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है। बात करें इंपीरियलिज्म और इकोनॉमिक कंपटीशन की, तो 20वीं सदी में उसके शुरुआत में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा था, ठीक है, लेकिन और हमको मार्केट भी चाहिए थी जहां हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्रांस और इटली को चाहिए था कि हम अपना जो प्रोडक्ट है वो एशिया, अफ्रीका और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में डंप कर सकें और उनको ख़रीदने वाले लोग भी हों। तो हमको अगर मेरे पास थोड़ी जगह है और मेरे पास प्रोडक्ट ज़्यादा है सेल करने के लिए, तो मेरा इतने में काम बनेगा नहीं, तो मेरे को और अपनी कॉलोनीज़ बढ़ानी पड़ेंगी। तो इसलिए फिर स्क्रैम्बल ऑफ कॉलोनीज़ स्टार्ट हो जाती है, मतलब कॉलोनीज़ के लिए मारामारी स्टार्ट हो जाती है। ये पॉइंट देख सकते हैं। फिर इंटरनेशनल एनार्की आ जाती है। इंटरनेशनल एनार्की में हम ये देख सकते हैं 1905 के आसपास, 1904 से 1905 में रूसो जापानीज़ वॉर होती है। रूसो जापानीज़ वॉर होती क्यों है, ये मंचूरिया और जो कोरिया वाला एरिया होता है उसको लेके इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होती है। फिर जापान, वो बुद्धू सा देश भाई, वो रोक लेता है रशिया को आगे बढ़ने से। अब रशिया को जाने नहीं दे रहा है उधर ईस्ट में एक्सपेंशन करने के लिए, तो फिर रशिया किधर आएगा, फिर रशिया कहेगा चलो मैं बाल्कन्स में अपना इंटरफेरेंस करता हूँ, तो ये फिर बाल्कन्स में अपना इंटरफेरेंस करेंगे। वहीं फिर जर्मनी को दिखाना था अपनी पावर, तो ये क्या कहते हैं ये क्योंकि मोरक्को जो था वो फ्रांस के अंडर में था, ठीक है, उसके कुछ मोरक्को की कुछ सिटीज़ जो थी वो फ्रांस के अंडर में थी, तो वहाँ पे ये क्या कहते हैं जर्मनी जाएगी अपनी नेवी को लेके और वहाँ पे अपनी पावर दिखाएगी, पावर को अपनी असर्ट करेगी कि देखो मैं आया हूँ, मैं ही सबसे पावरफुल हूँ। मेनली ये दो बार ये करती है, एक 1904 से 1905 में करती है और 1911 में करती है। 1904 से 5 में जो होती है वो तंगेर क्राइसिस उसको कहते हैं, और 1911 में जो होती है वो अगादिर क्राइसिस होती है। अब ये क्या कहता है, इस टाइम 1904 के आसपास एंतते कॉर्डियल बन जाता है, जो कि होता है ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में होता है। तो अगर फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में एक साइन हुआ है एग्रीमेंट या फिर अलायंस कोई साइन हुआ है, तो इंग्लैंड का फ्रांस के साथ अच्छा संबंध है और ये क्राइसिस कर रहे हैं जर्मनी में, तो इसके साथ साथ अब भाई इंग्लैंड को गुस्सा तो आएगी कि मेरे दोस्त को क्यों वो कर रहा है ना। तो इंग्लैंड के साथ इसके रिलेशन ख़राब हो जाते हैं जर्मनी के। मेन बस इतना याद रखना है कि इंग्लैंड के साथ जर्मनी के रिलेशंस भी इसके बाद ख़राब होने लगते हैं। बात करें बाल्कन वॉर्स की, तो 1912 से 1913 में हुई थी और ये इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर को और ख़राब कर देता है। और मेन जो पर्पस होता है ना, मतलब मेन जो हमको देखने को मिलता है ये वर्ल्ड वॉर 1, उसका मेन जो कारण है भाई वो बाल्कन्स वॉर ही है मेनली। अब ओटोमन्स जो थे वो तुर्की में वो सब नीचे जा रहे थे, मतलब वो उनका एम्पायर कम होता रहा था। तो क्योंकि भाई नेशनलिज्म बढ़ने लगी थी बाल्कन स्टेट में, जैसे हो गया सर्बिया, ग्रीस, बल्गेरिया, मॉन्टेनिग्रो, ये सब कह रहे थे कि मेरे को अपना इंडिपेंडेंस और अपना खुद का नेशन चाहिए, इसलिए ये एक्सपेंशन कर रहे थे और एक्सपेंड कर रहे थे, देख रहे थे कि मैं कितना एक्सपेंड कर सकता हूँ, कितना खुद अपना सेल्फ सफिशिएंट की तरफ जा सकते हैं। अब बात करें छठे पॉइंट की, तो केजर विलियम टू, ये एक एम्परर था, है ना, जर्मनी का। तो इसने भाई साहब बिस्मार्क को हटा दिया था। बिस्मार्क मतलब ठीक ठाक बंदा, उसने जर्मन का यूनिफिकेशन किया। वो अब बात ये है इन दोनों के बीच कुछ था कि भाई वो बिस्मार्क वॉर की भी तरफ नहीं जाना चाहता था, बट ये बहुत एम्बिशियस था और शॉर्ट टेम्पर्ड। भाई एम्बिशियस होना ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड तो मत हो। अब शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो इसकी वजह से तुम्हारा फिर डिक्लाइन वहीं से तुम्हारा शुरू हो जाएगा। तो केजर विलियम टू का हम देख लेते हैं कि मेन ये हाईली एम्बिशियस है, शॉर्ट टेम्पर्ड है और इंटरनेशनल मैटर्स में ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, कहेगा मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है, ठीक है। और ब्रिटिश न्यूट्रल, अगर ब्रिटिश जैसे ब्रिटेन है वो न्यूट्रल रहने की कोशिश करेगा तो कहते भाई इसकी तो कमजोरी है, ये न्यूट्रल नहीं भी न्यूट्रल रहेगा तो क्या ही कर लेगा, तो उसको कमजोरी बताता था उसकी ब्रिटिश न्यूट्रलिटी को। अब बात करें वांटेड टू गेन, और ये अपना तुर्की में अपना इन्फ्लुएंस चाहता था, इसलिए इसने बर्लिन से बगदाद के लिए रेलवे लाइन प्रपोज की थी। अब ये चीज़ देख के ब्रिटेन को गुस्सा आता है, फिर ये सब चीज़ें कारण बनती हैं आगे। ये नैरो नेशनलिज्म वाला मैंने पॉइंट आपको पहले बता दिया है। अब देखते हैं प्रेस इन ऑल इंपॉर्टेंट कंट्रीज इंडल्ज इन वेनमस प्रोपोगंडा। उस टाइम की जो प्रेस थी, आज की इंडिया की जो प्रेस है, मतलब क्या ही बोले, ठीक है। उस टाइम जो वॉर हुई थी, है ना, तो वो जैसे जब ऑड्रिक फर्डिनेंड को गोली मारी जाती है तो सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच के जो रिलेशंस होते हैं ये ख़राब हो जाते हैं, और उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है ये प्रेस का। ये और ये लोग जितना मिर्च मसाला लगा के बता सकते हैं वैसे ही वही काम करते हैं ये लोग। तो उसकी वजह से मतलब प्रेस का भी रोल रहा है रिलेशन को ख़राब करने में ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में।
अब फिर देख लेते हैं एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उस टाइम जैसे आज के टाइम पे है ना यूनाइटेड नेशन, उस टाइम तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थी नहीं, इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया था। तो अब इसमें लिखा है टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन वेरियस स्टेट्स। किस लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत मतलब ज़रूरत होती है कि अगर दो देशों के बीच कोई मतलब प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए। बट अभी उस टाइम कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कोई थी ही नहीं, ठीक है। सिस्टम और सीक्रेट अलाइंसेस भी बहुत हो रहे थे, ठीक है। वहाँ राजा को मालूम ही नहीं है, और उनके जो एम्बेसडर्स हैं और मिनिस्टर्स हैं और कुछ हाउस ऑफ कॉमन्स के कुछ लोग हैं, वो मिलके सीक्रेट ऑफ सिस्टम अलायंस कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, ये ट्रिपल अलायंस हुई थी जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया के बीच, है ना। बट इटली को थोड़ा फियर था तो इसने फ्रांस के साथ 1902 में से सीक्रेट अलायंस कर रखी थी, 1909 में रशिया के साथ सीक्रेट अलायंस कर रखी थी। मतलब ये किधर भी जा सकता था, ऐसा है। अब बात करते हैं इमीडिएट कॉज की। तो सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच में जो रिलेशंस थे ना, वो 1908 से लेके ख़राब होना स्टार्ट हो गया था। 1914 पे तो पीक पे हो गया था जब फर्डिनेंड को गोली मार दी जाती है ना। तो क्या हो, अब देखते हैं क्या मतलब क्या कारण थे रिलेशंस ख़राब होने के। तो पहला एक है बॉस्नियन क्राइसिस 1908 का, ठीक है। ऑस्ट्रिया ने बॉस्निया और हर्जगोविना को एनेक्स कर लिया था, इसकी वजह से इनके रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट होता है। सर्बिया अटेम्प्ट्स टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स नोन एज पिग वॉर्स। ये एक अलग टॉपिक है, ये मैं इसको आपको शॉर्ट्स में बता दूंगा अपलोड करके, ठीक है। मतलब ये इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं इन दोनों देशों के बीच में, इसलिए इनके रिलेशंस और भी ख़राब होने लगते हैं। वहीं फिर दूसरी तरफ देखा जाता है मर्डर ऑफ प्रिंस ऑडिट फर्डिनेंड। अब जो फर्डिनेंड था, ये क्या कहते हैं ऑस्ट्रिया का प्रिंस था, है ना। इसको मारने का प्लान बनाया जाता है पहले तो। फिर बाद में पता चलता है कि ये इसकी विजिट होती है प्रॉपर, है ना, बॉस्निया में आने की विजिट होती है कि ये आता रहता है बॉस्निया में। तो प्लान बनाते हैं कि इसको मार दिया जाएगा। बट ये फिर बाद में इनको पता चलता है कि नहीं यार, आ नहीं रहा है फर्डिनेंड, तो अब किसी ना किसी को तो मारना ही है। तो ये लोग कहते हैं कि जो गवर्नर है बॉस्निया का, उसको उड़ा देते हैं। फिर बाद में उनको पता चलता है कि नहीं भाई, आ रहा है फर्डिनेंड आ रहा है। तो फिर ये लोग प्लान चेंज कर देते हैं, कहते हैं ठीक है। फिर जून 28, 1914 को ये अपने घुड़सवार दल के साथ और गाड़ी में बैठ के फर्डिनेंड बस जा रहा होता है। ये आता है गैब्रिलो प्रिंसेप, है ना, ये गोली से उड़ा देता है। और ये होता है फर्डिनेंड, और इसकी बीवी होती है, दोनों ये होती है आई थिंक सोफिया होती है, हाँ सोफ़ी। ये दोनों मर जाते हैं भाई। अब फिर यहाँ पे ऑस्ट्रिया रिएक्शन अब देखते हैं क्या होता है। अब ऑस्ट्रिया कहता है कि इन सब का जो पीछे का कारण है ना, वो है सर्बिया, इसी ने सब करवाया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया का एक फॉरेन मिनिस्टर होता है बर्स्टोल्ड, है ना। ये कहता है कि भाई मेरे को इसके सर्बिया के अगेंस्ट एक अच्छा मतलब तगड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि इन लोगों को समझ में इनकी बुद्धि ठिकाने पे आए, ठीक है। बट जो उसका फ्रांसिस जोसेफ होता है, फ्रांसिस जोसेफ जो होता है ये फर्डिनेंड का चाचा कह सकते हैं, है ना, हाँ उसका चाचा होता है, ठीक है। और वो कहता है कि भाई मेरे को लड़ाई वड़ाई में यार कोई इंटरेस्ट है नहीं, और इसको डर भी होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसने मान लो इसने लड़ाई स्टार्ट की तो ये जो रशिया है ना, रशिया इंटरफेयर करेगा और फिर चीज़ें ख़राब होने लगेंगी। इसलिए फिर जो बर्स्टोल्ड होता है ये कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं जर्मनी से हेल्प मांगता हूँ। और जर्मन तो हमेशा सपोर्ट के लिए तैयार रहते ही हैं, है ना, इनके ऑस्ट्रिया के। तो जुलाई 5, 1914 को ये ब्लैंक चेक दे देता है, क्या कहते हैं जर्मनी, कहता है कि भाई तू कुछ भी कर, मैं तेरे साथ हूँ, है ना। फिर ऑस्ट्रिया इशूड अल्टीमेटम टू सर्बिया। जुलाई 23 को 48 घंटे का ये लोग समय देते हैं। कुछ इनको कंडीशंस माननी होती हैं सर्बिया को, ऑस्ट्रिया की। सर्बिया ज़्यादातर कंडीशंस को मान लेता है, बस 2 कंडीशंस को नहीं मानता है, जो इसकी सॉवरेनिटी और प्रेस्टीज के लिए ख़राब होती हैं सर्बिया की, इसलिए वो नहीं मानता है। तो और ये जो इसके इस डिसीजन को जो अदर यूरोपियन स्टेट्स होते हैं, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, ये सब भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर जुलाई 28, 1914 को ऑस्ट्रिया डिक्लेयर कर देता है वॉर अगेंस्ट सर्बिया, है ना। अब वॉर्स इसके अगेंस्ट में डिक्लेयर कर देता है। और जो रशिया का फॉरेन मिनिस्टर होता है सजानो, वो डिसाइड करता है कि वो सपोर्ट करेगा सर्बिया को, है ना, सर्बिया को सपोर्ट करेगा। और उसका सपोर्ट पहले से, क्योंकि भाई ये सब स्लाविक ओरिजिन के सब थे ना, ये सब चाहे रशिया हो गया, है ना, और सर्बिया, ये सब स्लाविक ओरिजिन के। तो अपने भाइयों को ये लोग सपोर्ट करने के लिए रशिया तैयार था पहले से ही। फ्रांस ने भी कहा कि हम भी सपोर्ट करेंगे, है ना, मतलब अपनी एश्योरेंस दे दी। कुछ अटैम्प्ट्स हुए थे इससे जस्ट पहले, ताकि वॉर को रोकी जा सके। जैसे ब्रिटेन था, उसने प्रपोज किया था कि एक एम्बेसडर्स की एक मीटिंग बुलवाते हैं, किस किस देशों की, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, इंग्लैंड, इन सब की एक मीटिंग बुलवाते हैं। बट इसको जर्मनी मानता नहीं है ना। और फिर अब आगे देखते हैं लड़ाई शुरू कैसे हो जाती है ना। ये था अभी तक। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना, है ना। आगे की हम वीडियोज़ को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।